हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 1343 जो कि बेसिकली प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 9 वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा कि हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में प्री स्ट्रेसिंग और अनटेंशनड स्टील कौन कौन सी यूज होती हैं और उनकी क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए विच विल बी सुटेबल फॉर मेकिंग इट्स यूज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स, और हमारे व्हाट आर द रिलैक्सेशन लॉसेस जो कि हमें स्टील की डिजाइन कंसिडरेशंस में लेना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के डिजाइन कंसिडरेशन में लेना है, और व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस जो IS 1343 ने रिकमेंड किए हैं रिलेटेड टू रिलैक्सेशन लॉसेस एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लॉज 5.6 it deals with pre-stressing and untensioned steel। जो हमारा क्लॉज 5.6 है वो बात करता है कि हमारे जो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट मेंबर्स हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स हैं जिसे हम PSC मेंबर्स बोल रहे हैं, वहां पर जो हम स्टील यूज करने वाले हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए वो स्टील कौन सी होगी। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि द स्टील विच इज यूज्ड इन प्री स्ट्रेसिंग एज प्री स्ट्रेसिंग स्टील इज बेसिकली अ हाई टेंसाइल स्टील। हाई टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील का मतलब ये हुआ कि जो स्टील आप यूज कर रहे हो इट इज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आप जनरली कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बाय इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट। तो ये देखा गया है द कार्बन कंटेंट इन हाई टेंसाइल स्टील इज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 0.85%। ठीक है, तो ऑल द इनलिस्टेड टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील आर हाई टेंसाइल स्टील, जो कि किस फॉर्म में हो सकती है? दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, स्ट्रैंड्स, जिसमें कई सारे मल्टीपल वायर्स होते हैं जिनको हेलिकल स्ट्रक्चर में ट्विस्ट करके बनाया जाता है टू इंप्रूव द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और बार्स के फॉर्म में। तो जो फर्स्ट प्री स्ट्रेसिंग स्टील है दैट इज सजेस्टेड, तो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स। तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है कि हम ड्यूरिंग हाउ दीज वायर्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कोल्ड वर्किंग। तभी इनको हम क्या बोल रहे हैं कि दीज वायर्स आर कोल्ड ड्रॉन स्टील स्ट्रेस रिलीव्ड वायर्स विच आर कंफर्मिंग टू स्पेसिफिकेशंस जो हमारे IS 1785 की पार्ट 1 स्पेसिफिकेशंस में दिए हैं। और प्लेन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी क्रिम्ड आर इंडेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जो हार्ड ड्रॉन वायर्स हैं कोल्ड वर्किंग से हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो वायर्स हैं दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कोल्ड वर्किंग, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्टील स्ट्रक्चर्स के IS कोड जब डिस्कस किया था तो वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। तो इन दोनों वायर्स में डिफरेंस क्या है कि इंडेंटेड वायर्स क्या है हमारे, दे आर हैविंग क्रिम्स आर इंडेंट्स, जो कि आपको कई सारे मल्टीपल वायर्स ट्विस्ट करके हमारे बनाए जाते हैं और इनके सरफेस पे इंडेंट्स रहते हैं। इसलिए मोस्टली जो आपके प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट मेंबर्स हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स हैं, वहां पर आपको ये वाले वायर्स प्रेफर किए जाते हैं बिकॉज दे आर हैविंग सुपीरियर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इनकी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सुपीरियर होगी एज कंपेयर टू प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स। ठीक है, और दे आर कंफर्मिंग टू IS 6003 स्पेसिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे कोड ने 5 तरीके के हाई टेंसाइल स्टील सजेस्ट की है जो कि आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में यूज कर सकते हो एज अ प्री स्ट्रेसिंग स्टील। ठीक है, तो जनरली जो हमारे इंडेंटेड वायर हैं ये 2, 3, 7 वायर्स के सेट में यूज किए जाते हैं, जिनका इंडिविजुअल साइज जो होता है एक वायर का 2 से 5 mm तक रहता है। जो हमारे प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एलोंगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो IS 1785 पार्ट 1 में कुछ इस तरह दी हुई हैं, जिसमें जो नॉमिनल डायमीटर है जनरली जो यूज किया जाता है दैट इज 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm। आप एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा नॉमिनल डायमीटर वायर का बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती जा रही है। और आप देख रहे हैं इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है
प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील की, एंड इट इज वेरिंग इन द रेंज ऑफ 1375 न्यूटन पर एम स्क्वायर से 2000 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक वेरी कर रही है। और जो मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन है दैट इज 2.5 से लेके 4% तक है। जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ेगा आपका एलोंगेशन बढ़ रहा है, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ घट रही है। तो ध्यान रखना है आपको कि साइज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो कोल्ड ड्रॉन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं जो थर्ड कैटेगरी के वायर्स हैं, उनको हम बोलते हैं हाई टेंसाइल स्टील बार्स। यहाँ पर बार्स के फॉर्म में हमारी ये हाई टेंसाइल स्टील यूज की जाएगी। जनरली जो इनका बार्स का साइज होता है जो हम यूज करते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm एटसेट्रा, ठीक है। और जो कोड है जिसमें स्पेसिफिकेशन दिए हैं दैट इज IS 2090, जिसमें ये कहा गया है कि जो हाई टेंसाइल स्टील बार्स हैं ये हमारे कोल्ड ड्रॉइंग प्रोसेस से, कोल्ड वर्किंग से नहीं बनते, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाई एलॉइंग प्रोसेस, ठीक है। वहां पे एलॉय के फॉर्म में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वायर्स की। तो जो हाई टेंसाइल स्टील वायर्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम सजेस्ट की कोड ने दैट शुड बी 980 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रूफ स्ट्रेस है मिनिमम, आपका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्पेसिफाइड होगी उसका 80% से ज्यादा होना चाहिए। और रप्चर के समय जो एलोंगेशन होना चाहिए मिनिमम हमारा 10% होना चाहिए विद गेज लेंथ ऑफ 5.65, एक्चुअली स्क्वायर रूट है 5.65 रूट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने गेज लेंथ में स्पेसिमेन लिया है उसका। तो मिनिमम हमारा 10% होनी चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग एलोंगेशन। उसके बाद जो हमारा हाई टेंसाइल इंडेंटेड वायर्स थे जो कोई कोल्ड वर्किंग से बन रहे थे, जो आइटम बी से कन्फाइन कर रहे थे, उसमें जो जनरली हमारा नॉमिनल डायमीटर यूज किया जाता है 5 mm, 4 mm, 3 mm के बार्स यूज किए जाते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं 1570 से लेके 1865 तक बढ़ रही है। आपका साइज कम होता जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और आपका परसेंटेज एलोंगेशन रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यूज कैसे अफेक्ट हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर ऑफ द बार, ये आपको ध्यान रखना है। जो चौथी कैटेगरी के हमारे प्रीस्ट्रेसिंग स्टील है दैट इज अनकोटेड स्ट्रेस रिलीव्ड स्ट्रैंड्स, जो कि IS 6006 को कंफर्म कर रहा है। अनकोटेड इसलिए बोल रहा है बिकॉज अगर कोट कर देते हैं तो होता क्या, हमारी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रिड्यूस हो जाती हैं विद कंक्रीट। और उसके बाद है हमारा अनकोटेड स्ट्रेस रिलीव्ड लो रिलैक्सेशन 7 प्लाई स्ट्रैंड्स कंफर्मिंग टू IS 14268। तो ये जो लो रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, ये हम अभी रिलैक्सेशन लॉसेस जब डिस्कस करेंगे स्टील में कैसे होता है तो अब आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये कोड ये कहता है कि जितने भी प्रीस्ट्रेसिंग स्टील है उसमें कोई भी वेल्डेड जॉइंट्स नहीं होने चाहिए, हार्मफुल स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, कोई भी सरफेस में फ्लॉ या डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इम्परफेक्ट एजेस नहीं होनी चाहिए, या कोई भी ऐसे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स की परफॉर्मेंस को हैम्पर करें। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, कोड ये कहता है कि जो हाई टेंसाइल वायर्स हैं उनकी जो मिनिमम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो 200 होनी चाहिए। बार्स के लिए 200 सजेस्ट करता है, स्ट्रैंड्स के लिए 195 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर सजेस्ट करता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये हम प्रीस्ट्रेसिंग स्टील की बात कर रहे हैं कि जो कि हम वायर्स बार्स या स्ट्रैंड्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी ई वैल्यू है वो हमारी ये सजेस्ट की गई बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। और जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको मैन्युफैक्चरर, बिकॉज आप सप्लाई में ले रहे हो ये सारी स्टील, तो जब भी आप सप्लाई में लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में देना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होना चाहिए, आपका रिलैक्सेशन लॉस होना चाहिए, मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है उस वायर्स की वो होनी चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की डिटेल्स होनी चाहिए। दूसरा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है, जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये डिजाइन वैल्यूज को कंफर्म करना चाहिए जो कि हमारी मैक्सिमम और मिनिमम की जो रेंज है उस रेंज के 2.5% से ज्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेड वैल्यूज मानी जाएंगी। ठीक है, डिजाइन पर्पसेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो IS कोड में दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आप प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में अनटेंशनड स्टील भी यूज कर रहे हो, विच इज बेसिकली अ रेनफोर्समेंट स्टील। अनटेंशनड स्टील का मतलब है कि दिस इज अ रेनफोर्समेंट स्टील, जो नॉर्मली आप रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं, डिजाइनिंग में डालते हैं।
तो उसमें हमारा जो है पहला कैटेगरी है माइल्ड स्टील या मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स कन्फर्मिंग टू IS 432, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स कन्फर्मिंग टू IS 1786। दिस इज द मोस्ट कॉमन, जिसमें आपका FE 415 FE 500 ग्रेड की स्टील यूज की जाती है। एंड थर्ड कैटेगरी इज हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कन्फर्मिंग टू IS 1566। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टील आप रेनफोर्समेंट स्टील की तरह यूज कर रहे हो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में, और कौन सी स्टील आप उसको प्रीस्ट्रेसिंग स्टील की तरह यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हाई टेंसाइल स्टील है उसमें आपकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी होनी चाहिए वो IS 1343 ने सजेस्ट की, जो कि मैंने यहाँ पे टैबुलेट की है टैबुलर फॉर्म में। इसमें ये कहा गया कि जो आप हाई टेंसाइल स्टील बेसिकली प्री स्ट्रेसिंग स्टील यूज कर रहे हो, जब आप टेंशनिंग कर रहे हो, इनिशियल टेंशनिंग जब आप अप्लाई कर रहे हो टेंसाइल फोर्स, तो उस समय आपकी जो इनिशियल प्री स्ट्रेस है, ठीक है, इनिशियल प्री स्ट्रेस जो होनी चाहिए वो हमारी 80% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेंडन्स, जो आपने वायर्स यूज किए, टेंडन्स यूज किए या स्ट्रैंड्स यूज करिए, उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे जनरली हमारी जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के बार्स हैं उनकी 980 होती है, तो उसका 80% से हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए जो आप इनिशियल प्री स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, यानी इनिशियल प्री स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 80% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इमीडिएटली आफ्टर प्री स्ट्रेस ट्रांसफर जब हो गई, वो जो अपने प्री स्ट्रेस अप्लाई किया स्टील में, जब वो कंक्रीट में ट्रांसफर हो गई, उसके रिगार्डिंग कोड हमारी कोई लिमिटेशन नहीं देता है। जो फाइनल स्ट्रेस है आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, जब आपके सारे लॉसेस कंसीडर कर लिए गए, तो जो फाइनल स्ट्रेस स्टील में होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी लेस देन, ये हमें इंश्योर करना होगा कि हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस जो है बेसिकली जो आफ्टर ऑल लॉसेस हमारी स्टील में बच रही है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 45% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेंडन। तो ये दोनों वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपको इनिशियल टेंशनिंग के समय 80% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, और फाइनल जो स्ट्रेस होनी चाहिए स्टील में आफ्टर ऑल लॉसेस दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.45, तभी हमारा वो इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग कंसीडर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी रेनफोर्समेंट है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल लूज मिल्स, लूज रस्ट एंड कोट्स ऑफ पेंट। सैंड बेलास्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपको रेनफोर्समेंट को क्लीन करने की जरूरत है। कोटेड बार्स अगर यूज कर रहे हो तो आपको रिडक्शन कंसीडर करना है। जो रेनफोर्समेंट स्टील है आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं, दिस इज फॉर रेनफोर्समेंट स्टील जो अनटेंशनड स्टील की तरह आप यूज कर रहे हो। द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्टील, जो डिफरेंट स्टील्स है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ आपको लेनी है दैट शैल बी मिनिमम यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 0.2% प्रूफ स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन रेलेवेंट IS स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी, इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो कि कहलाता है हमारा स्टील में रिलैक्सेशन, विच इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज क्रीप ऑफ स्टील, क्रीप इन स्टील। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो क्रीप फेनोमेना है हमारा दैट इज अकरिंग एट अ कांस्टेंट स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस पे जो हमारा स्ट्रेन वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ, दैट इज नोन एज क्रीप, एज यू हैव स्टडीड इन RCC स्ट्रक्चर्स। बट रिलैक्स जो स्टील में रिलैक्सेशन का जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि जब आप कोई भी वायर में प्री टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, प्री स्ट्रेस कर रहे हो, तो जो आपने इनिशियल स्ट्रेस दिया यहां पे स्ट्रेच करके, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस जो आपने अप्लाई किया एज अ प्री स्ट्रेस फोर्स, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज जो आपका इनिशियली आपने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, उसका कुछ पार्ट जो होगा वो हमारा इन इलास्टिक स्ट्रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रांसफर स्टेज। तो जो कुछ बचा हुआ रिमेनिंग इलास्टिक स्ट्रेन होगा
रिमेनिंग इलास्टिक स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस्ड स्ट्रेस होगा, विच विल बी लेस देन इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस, और ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी और उस समय हमारा जो स्ट्रेन है वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेस आपकी रिड्यूस कर रही है, अब अगर ग्राफ के फॉर्म में समझें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस चीज को निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, कुछ जगह पे कुछ फॉरेन कंट्रीज में 100 आवर का टेस्ट भी होता है। इंडिया में जो कोडल प्रोविजंस है दैट दे आर बेस्ड ऑन 1000 आवर रिलैक्सेशन टेस्ट। हम 1000 घंटे यानी 41.67 डेज तक रिलैक्सेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करके 1000 आवर्स के बाद देखते हैं कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कितनी रिड्यूस हो गई है। उसके बेसिस पर हमने अपने रिजल्ट्स कंपाइल किए और ये 1000 आवर रिलैक्सेशन टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि जिस पर टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है रिलैक्सेशन, तो टेम्परेचर टेस्ट का ध्यान रखना है कि 20 ±2 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो आपके रिलैक्सेशन लॉसेस हैं वो रिलैक्सेशन टेस्ट पर बेस्ड है, जो कि 1000 आवर ड्यूरेशन और 20 ±2 डिग्री सेल्सियस यानी 18 से 22 डिग्री तक आपको टेस्ट के दौरान टेम्परेचर रखना है कि उसके बाद 1000 घंटे के बाद हमारा कितना लॉसेस हो रहे हैं रिलैक्सेशन फॉर्म में। तो बेसिकली क्या हुआ, रिलैक्सेशन क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस का डिक्रीज होना एक कांस्टेंट रेट पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज रिलैक्सेशन लॉसेस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अब देखते हैं जो रिलैक्सेशन लॉसेस हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल स्ट्रेस। ठीक है, ये भी क्लियर है, जो भी हमने इनिशियल स्ट्रेस पर अप्लाई किया स्टील पे उसी के रेस्पेक्ट में हम रिलैक्सेशन लॉसेस लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हमारा 80% ऑफ द अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग स्टील हो सकता है। तो इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल रिलैक्सेशन परसेंटेज में अलाउड है दैट इज 8%, और लो रिलैक्सेशन होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी 4.5%। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। जो मिनिमम आपको इनिशियल स्ट्रेस था वो मैंने आपको बताया था कि 45% एटलीस्ट हमारा इनिशियल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस, बेसिकली जो फाइनल लॉसेस के बाद जो इफेक्टिव स्ट्रेस बच रहा है वो 45% से ज्यादा होना चाहिए। तो जो कोड ने इसी बेस पे जो टैबुलेट किया है कि अगर हमारी स्टील में इनिशियल स्ट्रेस आपने 50% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दिया, यानी अगर ये मान लेते हैं कि हमारी 1000 न्यूटन पर एम स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी और अगर हमारा इनिशियल स्ट्रेस आपने 0.5 टाइम्स दी एफपी दिया, तो यानी 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया वायर्स पे इनिशियली, तो उस केस में जो रिलैक्सेशन लॉसेस हैं ये देखा गया कि आपको कोई रिलैक्सेशन लॉसेस नहीं होंगे आपके स्टील में। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपकी इनिशियल स्ट्रेस की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो आपके रिलैक्सेशन लॉसेस बढ़े मिलेंगे, यानी 0.6 टाइम्स एफपी वैल्यू में आपको 3% मिलेगा, लो रिलैक्सेशन में 1% मिलेगा, 0.7 एफपी में आपको 5% और 2.5% मिलेगा। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे आपकी इनिशियल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है आपकी रिलैक्सेशन लॉसेस की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। तो अगर हम 8.85 के करस्पॉन्डिंग देखें तो हमारा 800 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपने अगर इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई किया तो उस केस में आपका 8% ऑफ 800 यानी 64 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लॉसेस हो जाएंगे रिलैक्सेशन से। तो ये लॉसेस दोनों हमारे प्री टेंशन मेंबर्स में भी हो रहे हैं और पोस्ट टेंशन मेंबर्स में भी हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो इसकी रेंज है हमारी रिलैक्सेशन की, वो हमारी नॉर्मल रिलैक्सेशन में जो इसका परसेंटेज है जो हमारे मेंबर्स में रिलैक्सेशन हो रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 8%। तो मैक्सिमम हमारा जो नॉर्मल रिलैक्सेशन अलाउड है दैट इज 8% इन केस ऑफ प्री टेंशन कंक्रीट मेंबर्स। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर पे रिलैक्सेशन लॉसेस हमारे डिपेंड कर रहे हैं, किस टाइप की स्टील है, ऑब्वियस है बिकॉज वही हमारी डिसाइड करेगी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है स्टील की, इनिशियल प्री स्ट्रेस कितनी है ये आपको मैंने बताया, एज और टेम्परेचर कितना है टेस्ट के दौरान ये आपको अफेक्ट करेगा कि हमारी प्री स्ट्रेसिंग स्टील में जो लॉसेस होंगे वो कितने होंगे। अब अगर आपके लॉन्ग टर्म लॉसेस की बात करें, अभी जो हम बात कर रहे थे वो नॉर्मल रिलैक्सेशन लॉसेस थे,
अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो जो लॉसेस आपको ऊपर दिए हुए हैं दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ 3। इसका मतलब 0.8 FP अगर आपने इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई किया था उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका 8% लॉसेस थे तो इन फैक्टर्स को आपको 3 से मल्टीप्लाइड करना है, यानी आपके लॉन्ग टर्म में ये लॉसेस 24% हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कोड ये कहता है कि जो टेंडेंस लेटरल लोड्स इसमें आ रहा है या हाई टेम्परेचर पर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर ग्रेटर रिलैक्सेशन लॉस होंगे, बिकॉज टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन लॉसेस आपके बढ़ जाते हैं, और वो स्पेसिफाई कौन करेगा? इंजीनियर इंचार्ज स्पेसिफाई करेगा। फिर दूसरी चीज कोड ये कहता है कि हमारे जो रिलैक्सेशन लॉसेस हैं उसमें कोई भी रिडक्शन आप नहीं करोगे अगर एंकरिंग से पहले आपने जो जैकिंग फोर्स अप्लाई किया है उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे ज्यादा या उसके बराबर आप लोड अप्लाई कर रहे थे टेंडन में, तो कोई भी रिडक्शन आपका अप्लीकेबल नहीं होगा रिलैक्सेशन लॉसेस में, जो आपने ऊपर टेबल 6 में देखा। तो नो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन लॉसेस शुड बी मेड फॉर अ टेंडन विथ अ लोड इक्वल टू और ग्रेटर देन द रिलेवेंट जैकिंग फोर्स, बिकॉज जब आप एंकरिंग कर रहे हो, एंकरिंग से पहले आप जैकिंग से टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो जैकिंग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो रिलेवेंट जैकिंग फोर्स जो का एक वैल्यू होगी जो आपने अप्लाई किया होगा इनिशियल स्ट्रेस देने के लिए, जो और जो एक्चुअल में जो आपका लोड आ रहा है दैट अगर वो लोड हमारा रिलेवेंट जैकिंग फोर्स से ज्यादा या बराबर है तो कोई भी रिलैक्सेशन लॉसेस में रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो हमारे रिलैक्सेशन स्ट्रेसेस हैं, लॉसेस हैं, वो आपके नॉर्मली आपके 0 से 8% तक वेरी कर रहे हैं ऑफ इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है। और इनकी जो अगर स्ट्रेस के फॉर्म में मैग्नीट्यूड देखें तो इनका मैग्नीट्यूड आता है 0 to 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने 64 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको निकाल के बताया। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।